वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाद 24/7। आप सभी लोगों का 24/7 के स्टाइल पर बहुत 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 सारा वेलकम है। सो सी एवरीबडी, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं CUET के दैट विल बी इन द लास्ट ऑफ मे, राइट। तो अभी इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है मेरे पास कि मैम क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है, और ऐसा होता भी है जनरली, इट्स नॉट फनी, इट्स रियल, कि जब एग्ज़ाम्स हमारे एकदम सर पर होते हैं तब हमें याद आता है कि हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें उसमें बेहतर भी करना है, राइट। सो क्योंकि आपका मार्च ऑलमोस्ट गॉन, अप्रैल आ गया है या आने वाला है आप बोल सकते हो। मैं तो मार्च को कंसिडर ही नहीं कर रही, अप्रैल को ही कंसिडर कर रही हूँ, और फिर मई में आपका एग्जाम है, राइट। सो स्टूडेंट्स आर लाइक दैट कि मैम क्या अभी ये समय है जब हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्या मैम अभी हम पूरी अपनी स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हालांकि कई सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एकदम लास्ट मोमेंट पे आते हैं, 15 दिन में आकर के बोलते हैं मैम क्या अभी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं। सो या देयर आर वेज, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन पर, कि आपकी प्रेपरेशन किस हद तक है। बट अगर मैं एग्जाम्स के 1 महीने का समय मांगूं या फिर मैं बोलूं कि 2 महीने का समय है हमारे पास, तो क्या उसमें हम हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके क्या फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं? सो बिल्कुल कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं कि आप किस तरह से अपने एग्जाम्स में फुल स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, और जब आप वो चीज़ें जान जाओगे तो फिर आपको एक प्रॉपर रास्ता पता चल जाएगा, एक प्रॉपर वे पता चल जाएगा जिस तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ को शुरू करना होगा, राइट। सो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि टुमारो नेवर कम्स, है ना, एंड टुमारो नेवर एंड्स ऑल्सो, राइट। किसी ने सच कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि जो भी काम हमें शुरू करना होता है वो हमें अभी से स्टार्ट करना होता है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th में हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं एंड दे आर पैनिक कि वो CUET की प्रिपरेशन, 12th की प्रिपरेशन साथ में कैसे करें। सो उनको मैं पहले भी सजेस्ट करती रही हूँ और अभी भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अगर 12th में हो और अगर आप CUET के साथ साथ 12th भी दे रहे हो, है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि आपको डोमेन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम हमारे एग्जाम्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अ जोक। कोई एक ऐसा बच्चा जो कि एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकता है, और आई कैन से फुल भी स्कोर कर सकता है, राइट। सी, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दो, कल पर चीज़ें टालना छोड़ दो और अभी से शुरुआत करो, राइट। एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर मेंटल स्टेटस। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक वो बच्चे होते हैं जो कि एक्चुअली में ब्रिलियंट होते हैं, और उनको आपने देखा होगा जनरली कि वो एग्जाम्स के एक दिन पहले भी अगर रात में पढ़ते हैं तो वो 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल लाते हैं, राइट। और अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लें 1-2 महीने से पहले से, तो ऑफकोर्स वो फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया होता है उनके अंदर। दूसरे जो बच्चे होते हैं वो टाइप 2 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट्स कहलाते हैं, जो अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो 50-60 परसेंटाइल में ही रहते हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ाया जाए तो वो पढ़ पढ़ करके इतनी मेहनत कर लेते हैं और मेहनत करके उनका इतना IQ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वो कि वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सके। ये 2 तरह के बच्चे हैं। तीसरी तरह के जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कहा जाता है कि वो थोड़ा वीक होता है, बार बार प्रैक्टिस करने पर, बार बार मेहनत करने पर भी उनके साथ ये होता है कि नहीं हो पा रहा उनसे, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कई बार ऐसे बच्चों को लोग ऑटिस्टिक भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली जो बच्चा दिमागी तौर पर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहा, उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट इज सेड एज फोकस, है ना। एंड फोकस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप बहुत आसानी से नहीं कर सकते। आपको उसके लिए बैठना पड़ता है, पहले बैठना सीखना पड़ता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज हो तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन इज वन ऑफ द टेक्निक जो बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पढ़ रहे हो तभी आप मेडिटेट कर पा रहे हो। मेडिटेशन सिंपल, आप अपने आप को सोचो, अपने बारे में सोचो दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाटसोएवर यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट, राइट। तो जब आपने ये करना शुरू कर दिया ना तो आप अपने आप देखोगे दैट यू आर गेटिंग फोकस्ड। और अगर सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो आप एक जगह पर बैठो। फर्स्ट यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू सिट समवेयर फॉर लॉन्ग, है ना। तो तीनों ही टाइप के बच्चे हैं, तीनों की ही अप्रोच अलग अलग है, तीनों की ही कैपेसिटीज अलग अलग है, उनको उनके हिसाब से ही वर्क करना है। मैं यहाँ पर एक एवरेज बच्चे की जो कैपेसिटी है
उस पर बात करने वाली हूँ और उनको बताने वाली हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको अपने डेज को उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर के कुछ बताने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर ऑल टोटल कंप्लीशन की बात करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वेरी फर्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके CUET में क्या क्या चीजें हैं दैट कैन कम, है ना, राइट। तो आपके CUET एग्जाम में 3 सेक्शन है। एक सेक्शन है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, दूसरा सेक्शन है आपका डोमेन पार्ट, और तीसरा सेक्शन है आपका GT वाला पार्ट। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि लैंग्वेज और डोमेन दे रहे होंगे, GT नहीं दे रहे होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डोमेन नहीं दे रहे होंगे, लैंग्वेज और GT खाली दे रहे होंगे, राइट। सो डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन कोर्सेज, है ना। तो आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो। हर एक बच्चे का कोर्स डिसाइड होता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है ना, या फिर मुझे कॉमर्स के लिए जाना है, या फिर मुझे BBA करना है, या फिर मुझे कोई अदर कोर्स करना है, एनी अदर कोर्स, है ना, कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना है, कि मुझे साइंस स्ट्रीम्स के लिए जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं। अब कोर्सेज में भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो, है ना, और किस किस में स्कोप है। सो अगर आपको नहीं भी पता, सो विल कम अप विद सर्टेन वीडियोज़ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, राइट। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप उस कोर्स के लिए जा रहे हो, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। एक तो वो उनको कुछ भी मिल जाएगा तो वो कर लेंगे एज ग्रेजुएशन, और दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना है ना। तो एक वो बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, उनको कुछ भी मिल जाएगा वो कर लेंगे, और दूसरे वो बच्चे हैं जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है। सो आप किस कैटेगरी में आते हो आप वो डिसाइड कर लो। जिनको ये नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, तो वो जितने मैक्सिमम, देखो CUET कितना अच्छा एग्जाम है, एक तो बड़ा एग्जाम है, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है कि आपको जितने मैक्सिमम कोर्सेज चूज करने हो आप कर लो, जितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको चूज करनी है चूज कर लो। तो वो टाइप A स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता दैट व्हाट दे हैव टू डू इन ग्रेजुएशन, है ना। तो आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करी, बिकॉज व्हेन आई वाज एट माय टाइम मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, एंड दैट इज नॉट बैड। क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको नहीं पता होता है ना, लेकिन उनको एक झक होती है कि उन्हें जिंदगी में कुछ करना है, वो कर लेते हैं, वो जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना, करियर ओरिएंटेड होते हैं, जिनके घर वाले उन्हें पहले से बता रहे होते हैं बेटा ये करना है तो तू इसमें अच्छा कर लेगा, ये करना तो इसमें बेटर कर लेगा, है ना। तो दे आर फिक्स्ड, उन्हें पता होता है कि उन्हें कौन से कोर्स के लिए जाना है। तो उनसे मैं बोलूँगी कि वो बहुत लिमिटेड रहें और वही कोर्सेज को चूज करें, क्योंकि अगर आपका टारगेट फिक्स है तो डेफिनेटली आप उनके लिए वर्क भी बहुत अच्छे से कर लोगे। बट CUET इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप किसी भी कोर्स के लिए जा सकते हो। तो वो बच्चे जिन्हें नहीं पता कि उन्हें किस कोर्स के लिए जाना है या क्या करना है, उन्हें बस ये पता है कि उन्हें अपना साल वेस्ट नहीं करना और जो करना है उनको उसी में ही बेस्ट करना है। सो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज चूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं, राइट। सो पहला आप ये डिसाइड कर लो कि आपको कोर्स कौन कौन से लेने हैं या कौन कौन से करने हैं। जिनको नहीं पता उन्होंने जो भी चूज किया उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या चूज किया। दूसरा इज यूनिवर्सिटी, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। आज जब आपको पता है कि आप कोर्सेज कौन कौन से ले रहे हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कोर्सेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, है ना, उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी और आपको किन के लिए जाना है, क्योंकि आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। टॉप यूनिवर्सिटीज यानी कि टॉप स्कोरर्स वहाँ पे पढ़ते होंगे, कट ऑफ अच्छी जाती होगी, हाई जाती होगी, तो आपको उस हिसाब से वर्क करना है। तो ऑफकोर्स आप सब मेहनत करोगे कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करो, राइट। सो ये दोनों चीजें आपने डिसाइड कर ली। अब ये यूनिवर्सिटी आपने डिसाइड कर ली और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपने कोर्स डिसाइड कर लिया। तो जब आपको यूनिवर्सिटी अपनी पता है, अपना कोर्स पता है आपको, तो आपको ये भी पता होगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने वाले हो। जैसे कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज करने, तो आप इंग्लिश और GT लेकर के भी काम चला सकते हो। कुछ ऐसे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आपका खाली डोमेन लेकर के भी काम चल जाएगा। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आपको कुछ मांगा ही नहीं है, कुछ कोर्सेज के लिए पर्टिकुलर GT ही मांगा है, राइट। सो अब आप देखो हर की मार्किंग स्कीम कैसी है। अभी हालांकि उन्होंने मार्किंग स्कीम बताई नहीं है, बट अगर हम 2022 के हिसाब से जाएं तो लैंग्वेज में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता था। सो यू कैन से दैट कि आपका 200 नंबर का पेपर हुआ, है ना। अभी भी इन्होंने मार्किंग स्कीम या पेपर कितने मार्क्स का है ये नहीं बताया, लेकिन फिर भी वी कैन एस्टिमेट। इन्होंने ये बता दिया है 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 40 करने होंगे डोमेन में, और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। यानी कि अगेन हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपका डोमेन कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का। इन्होंने चेंज किया, पहले 45-35 वाला कर दिया था कि 45 क्वेश्चन में से आपको 35 करने, ठीक है। तीसरा देखो GT में आपको पहले इन्होंने 75 क्वेश्चंस दिए थे
है ना, उसमें से आपको करने थे 60 क्वेश्चन, अभी इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, 60 में से 50 क्वेश्चन करने के लिए बोले हुए, राइट। सो दैट टू इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैंने बताया ना मार्किंग स्कीम इन्होंने क्लियर नहीं करी है, राइट। सो अब जो भी मार्क्स बनेगा, सपोज अगर एक बच्चा है वो एक लैंग्वेज ले रहा है, ठीक है ना, और फिर क्या कर रहा है, वो ले रहा है 3 डोमेन, है ना। तो अगर आप मान करके चलो कि बच्चा एक लैंग्वेज ले रहा है तो 200 नंबर की तो लैंग्वेज हो गई, और अगर वो डोमेन ले रहा है, 3 डोमेन ले रहा है, तो 3 डोमेन के हिसाब से उसके कितने मार्क्स हो गए, इधर 600 मार्क्स, यानी कि ऑल टोटल उसको 800 में से नंबर लाने, ठीक है। अब 800 में से अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको 750 प्लस लाने पड़ेंगे, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हो तो 750 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। जैसे कि बीकॉम में अगर आप चले जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चले जाओगे, तो एसआरसीसी में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, भयंकर कंपटीशन, राइट। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए वहाँ पर जाओगे तो भी तगड़ा कंपटीशन है, अगर आप जेएनयू में जा रहे हो तो लैंग्वेज के लिए तगड़ा कंपटीशन है वहाँ पर, राइट। बीएचयू में जा रहे हो तो साइंस स्ट्रीम के लिए तगड़ा कंपटीशन आपको मिल जाता है। सो इस तरीके से कंपटीशन तगड़ा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और उसी के हिसाब से आपको अपने स्कोर भी मैनेज करते हुए चलना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं फिर से, कि हम फुल कैसे स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि मेरे पास क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आप पढ़ने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, राइट, या फिर वो आपकी क्या हो, डोमेन हो, या फिर वो आपकी क्या हो, जीटी हो, राइट। आप तीनों ही चीज़ों को देखो। सबसे पहला काम अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना पढ़ने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो जा रहे हैं जनरल टेस्ट के लिए, जनरल टेस्ट में क्या रहे। जैसे मैं अभी जीता जाता एग्जांपल बताऊं, मेरा डिस्कशन चल रहा था अमन सर से, तो अमन सर से एक बच्चा बोल रहा था कि मैम जो मैम जीए वाली मैम है, उन्होंने अधूरा सिलेबस करवाया है, करंट अफेयर्स और जो है वो तो करवा रही हैं, वो जीके करवा रही हैं वो, लेकिन वो रीजनिंग नहीं करवा रही, और मैथ्स नहीं करवा रही, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करवा रही, जबकि जीटी में न्यूमेरिकल भी आ रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज। तो हम जीटी पूरा कवर करवा रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बंदा एक पर्टिकुलर कोर्स को ही पढ़ाएगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपके पास जीटी है तो जीटी में उसके अंदर आपके 4 अलग अलग क्वेश्चन है जो कवर किए जा रहे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन करंट अफेयर्स एंड जीएस वाला पोर्शन, जीके वाला पोर्शन, राइट। सो आपको ये सब कवर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कमिंग इन योर सिलेबस। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हो उसमें क्या पूछा जा रहा है। बच्चे कहते हैं मैम मैं इसको कैसे चेक करूं, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको एक वेबसाइट का नाम हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है। क्या है वो, CUET.samarth.ac.in। रट लो इस वेबसाइट को, ये आपकी जिंदगी भर काम आएगी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता और आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच जाते तब तक आपके काम आने वाली है। तो क्या है वेबसाइट का आपका जो नाम है वो क्या है, CUET.samarth.ac.in। रट लो CUET.samarth.ac.in। अब जैसे ही आप जाओगे CUET.samarth.ac.in पर, तो आपके पास यहाँ पर एक पूरा प्रीफेस ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें होम है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, सिलेबस है, यूनिवर्सिटीज़ है, कोर्सेज है, एप्लीकेशन गाइड है, FAQs है और कॉन्टैक्ट्स है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जनरली क्या था, पिछली बार बच्चों को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उनको मिल नहीं रहा था सिलेबस, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही नीचे सिलेबस डाल दिया था। लेकिन अभी इन्होंने ये जो पोर्शन है इसको सेपरेट कर दिया। आप देखो सिलेबस, अब जब आप सिलेबस में जाओगे, सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल टेस्ट, मैं जनरल टेस्ट को ही ओपन करती हूँ, आपको नहीं पता, आपको जनरल टेस्ट का कोई आइडिया नहीं, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अब जनरल टेस्ट में आपको क्या क्या कवर करवाया जा रहा है, पहले तो देखो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। चेंज हो गया ना, पिछली बार 75 थे उसमें से 60 करने थे, तो मार्किंग स्कीम भी वो चेंज करेंगे इसकी। इसमें जनरल नॉलेज आ रही है, करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके टीचर अलग हैं, ठीक है, विवेक सर। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग, जिसमें आपके सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस, स्टैटिक्स और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, राइट, ये क्वेश्चंस। अब इसमें एनालॉजी और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो सब बन जाएंगे। तो जनरल नॉलेज जीके वाला पार्ट और करंट अफेयर वाला पार्ट को मर्ज कर दिया, वो एक ही फैकल्टी पढ़ा रहा है ना, वैशाली मैम। और आपका जो रीजनिंग है वो हनी सर पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स वाला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आपको विवेक सर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये पोर्शन कवर किए जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता था तो आपको यहाँ पर बता दिया गया कि ये चीज़ें इसमें देखो हैं,
राइट, क्लियर हो गया आपको ये। अब क्या इसके अंदर पढ़ना है वो आपको वो टीचर्स बताएंगे। अच्छा, अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है। अब लैंग्वेज तो लैंग्वेज में फर्स्ट ए भी है, फर्स्ट बी भी है ना। फिर आप चाहे जापानीज के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोरियन के लिए जा रहे हो, या फिर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हो, चाहे आप हिंदी के लिए जा रहे हो, सबका सिलेबस एक ही है, सब में क्वेश्चंस वही पूछे जाने जो यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस आने वाले? 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो वो आप करो, है ना। अब देखो उसमें क्या क्या है। अब आपका फर्स्ट ए में इंग्लिश है, हिंदी है, असामीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। अगर आप ये चुनते हो तो फिर आपको इनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और सेक्शन बी में आपका अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच एटसेट्रा, ये लैंग्वेजेस दी गई हैं, है ना। पूरा देखो सब कुछ क्लियर है। मतलब आपको अगर नहीं भी आइडिया, बस एक बार गो थ्रू कर लो अपना ये जो साइट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या है, चाहे कोई भी लैंग्वेज का आप एग्जाम दे रहे हो, आपको उस लैंग्वेज में क्या मिलेगा? सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। जो 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, फैक्चुअल जिसमें फैक्ट्स होंगे, नरेटिव होगा, लिटरेरी होगा। वर्बल एबिलिटी आएगा। वर्बल एबिलिटी मतलब जो आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो पार्ट्स, वो। रीअरेंजिंग द पार्ट्स आएगा, है ना, जिसे बोलते हो आप पैराजम्बल्स। चूजिंग द करेक्ट वर्ड यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएगा। और वोकैबुलरी में और क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये इंग्लिश का सिलेबस है। सिमिलरली मान लीजिए आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स वाले जितनी भी चीजें हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बिजनेस स्टडीज हो गया आपका, आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब भी अवेलेबल है। फिर अगर आप किसके स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप साइंस के भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उसको ओपन करके देख सकते हो कि उसमें क्या आने वाला है। सो आप ये भी देख सकते हो, इनमें भी डोमेन में भी अगर आप देखना चाहो तो आप देख लो। अभी चेंजेस इन्होंने यहाँ पर किए हैं, ऊपर ही इन्होंने मेंशन कर दिया 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, राइट। ये हैं टॉपिक्स जो कि इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या स्पेशली जो स्पेसिफिकली पूछा जाएगा वो आपकी फैकल्टीज आपको बता देंगे। सो आपको वंस ये पता चल गया बेटू कि आपने प्रिपेयर क्या करना है ना, आपको पता चल गया अपना सिलेबस। अब आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें पढ़ना क्या है, राइट। अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। अब आगे का काम आपका क्या आता है, आपको एक प्लानर बनाना है जिसमें आपको लिख देना है ये टॉपिक आपको कवर करने। एंड वंस यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ योर 1, ठीक है ना, आपको एक बार होल सिलेबस का कंप्लीशन जरूर से जरूर करना है, ठीक। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस इज द की। अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार, कई बार होता है ना, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है बच्चा गलती कहाँ पे करता है। उसने थोड़ा सा बड़ा, उसको लगा अरे बाप रे वो तो हातिम बन गया, फिर वो जाता है रीअरेंजमेंट या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट उठाता है, उसको करना शुरू करता है क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। जब आपको प्रॉपर्ली कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, आप झक मार लो जितनी भी, आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है, राइट। सो सबसे पहले आपको एक बार थॉरो स्टडी जरूर करनी है अपने सिलेबस की। अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ से करनी है, आपकी पूरी सीरीज बनी हुई है अड्डा के चैनल पर, आप जाकर के उन्हें पढ़ सकते हो। सो आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। सो प्रैक्टिस इज द की सक्सेस। प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है अड्डा की, आप चाहें तो उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो बनाए गए वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही बेस्ड बनाए गए, राइट। सो पहला काम आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर आपने क्या करना था, अंडरस्टैंडिंग को और इंप्रूव करना था, तो आपने प्रैक्टिस करना शुरू करी। चैप्टर पढ़ चुके हो, अब प्रैक्टिस पे आ रहे हो, है ना। कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो एक दिन में आप भाड़ नहीं झोंक सकते, लेकिन आप धीरे धीरे करके एक अच्छे लर्नर बनोगे। तो आप एक एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करो, तब आपको अच्छे से आएगा वो, है ना। सो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, इसके बाद फर्स्ट स्टेप हो गया, और फर्स्ट स्टेप का पार्ट ही हो गया आपका प्रैक्टिस। अब सेकंड स्टेप जो आना है, वो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, जो मैंने स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ा लैग देखा, वो देखा कि एटीट्यूड का। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, कहता मैम नहीं हो पा रहा है, एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है मैम, एक क्वेश्चन नहीं हो। जब आप अपने दिमाग को ही नेगेटिव बना चुके हो, सो बिलीव मी, दुनिया का कोई भी इंसान आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता। अपने एटीट्यूड को चेंज करो, एंड आपको डिटरमिन्ड होना है एनी हाउ, इधर बाय हुक और क्रूक। मेरे को 10 बार समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक, में 10 बार पढ़ूंगी, लेकिन एक बार टॉपिक को अंडरस्टैंड अच्छे से करूंगी। पॉजिटिव रहो और डिटर्मिनेशन के साथ आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से थोरो स्टडी जरूर करो, राइट।
बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ इस पे मत भागो कि कौन से टॉपिक जो है ज़्यादा मार्क्स का आता है तो मैं उसको पहले पढ़ लूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो टॉपिक ज़्यादा मार्क्स का आता हो वो टफ हो और आप कर ही ना पाओ, उसके चक्कर में आप मैक्सिमम इजी वाले क्वेश्चंस छोड़ दो, है ना। सो आपने एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स यू, और जब आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी होगी, एक अच्छी वाइब होगी कि मैं कर लूँगा, है ना, तो फिर वो आपकी आधी मंजिल को पार करवा देता है। बोलते हैं ना कि अगर आपने मन में सोच लिया कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हो, सो यू आर हाफ वे डन, बस आधी आपको मेहनत करनी होती है, राइट ना। अब सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाता है, मल्टीपल किताबें पढ़ता है, जो सबसे गंदी चीज है। 10 जगह 10 कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे। इससे बेटर है गो फॉर दी ऑथेंटिसिटी। एक ऐसी जगह जाओ जहां पर आपके सीनियर्स बताते हैं कि ये परफेक्ट है। एक ऐसी जगह जाओ जहां पे आपके सीनियर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। एंड आई बिलीव कि जितने भी सीनियर्स रहे हैं आपके सीयूईटी 2022 के, अगर आप पूछोगे उनसे तो आपको वो बताएंगे कि द मोस्ट रिलायबल प्लेटफॉर्म इज अंडर 24/7। और मैं खुल के बोलती हूँ, वी हैव द बेस्ट फैकल्टी एंड अ ग्रेट टीम टू वर्क ऑन दिस एग्जामिनेशन। पहले ऑलरेडी एग्जाम करवा चुके हैं, पेपर का पूरा एनालिसिस करवा चुके हैं, सबको पता है कौन से एग्जाम्स में क्या आना है ना। तो आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 10 लोगों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ वन पर्सन और वन प्लेटफॉर्म जिसको आपको लगता है ये आपको अच्छे से पढ़ा देगा, और अगर आप इसे 1 महीने पढ़ लोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा घबराया हुआ इंसान होता है, उसको लगता है ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, मैम नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको इंग्लिश का लिटरली नहीं आता था, उन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, क्रैक किए हैं। सो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ओके। सो प्लीज आप अवॉइड करें मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, गो फॉर अ सिंगल प्लेटफॉर्म, गो ब्लाइंडली, फॉलो दैट इज द परफेक्ट वन। वो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब मल्टीपल जगह पर जाकर के सर्च करते हो ना, ये कोई 4 मजे वाली बातें कर दिया, बच्चे को मजा आने लगा, समझ में आने लगा, नो। आप जब एक पूरा थॉरो फोकस के साथ एक चीज पे, जहां मैंने बोला ना सबसे पहला बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके अंदर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जब तक आप बैठना नहीं सीखोगे ना एक जगह पर, तब तक आपके अंदर जो सक्सेस की चाह है ना वो नहीं आएगी, और फोकस आपका नहीं हो पाएगा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। 10 लोग 10 बातें होती हैं, ठीक है। अब अगर आप फोकस्ड हो तो फोकस के बाद आपको मिल रही है गाइडेंस, है ना। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, राइट। अब जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट करके आया है, ठीक है, और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी है, वो बिलीव में मेरे से कभी आकर के नहीं पूछेगा मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा है। उसको डाउट्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स डाउट्स होंगे, डाउट्स सबके होते हैं, और डाउट्स जब आपके आएंगे तो आप वो अपने टीचर से पूछ सकते हो कि मैम ये वाला डाउट क्लियर कर दीजिए। एंड लेट मी टेल यू कि हमारी जल्द ही ऐप पर एक कम्युनिटी वाला पोस्ट आने वाला है, जिसपे हम स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक ग्रुप्स बना देंगे फैकल्टी वाइज, जिसपे वो अपने डाउट भेज सकता है और टीचर्स उसके डाउट को सॉल्व कर सकता है। तो अपने डाउट्स रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करते रहिए। आप अपने फ्रेंड्स का भी एक ग्रुप बना सकते हो जिसमें आपस में ऐसा होता है ना कि किसी मेरे दोस्त को नहीं आता लेकिन मुझे आता है, तो ऐसा वाला भी प्रॉब्लम आपका सॉर्ट हो जाएगा, राइट। अब ये आपका हो गया, आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने एक प्रॉपर गाइडेंस ले लिया, अपने डाउट्स पूछ लिया, जो आपको लिटरली मैं बता रही हूँ, अड्डा पे खुला बोल रही हूँ, आपके टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करते हैं, बट डाउट्स जेन्युइन होना चाहिए। पता चल रहा हो कि बच्चे ने पढ़ा है और उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, रिवाइज करो। आपका जो लास्ट का मंथ होगा ना, मई वाला, मैं नहीं चाहती कि मई तक आते आते कोई बच्चा ऐसा मुझे दिखाई दे जिसका सिलेबस कवर ना हुआ। आप सिलेबस कंप्लीट करो, 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव मंजिल सीरीज, उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 जगह भटकना पड़ रहा है, सो यू कैन एनरोल इन द पेड बैच ऑल्सो, है ना, इफ़ यू फील लाइक। तो यहाँ पर आपका रिविजन इज द की सक्सेस, उसमें जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो वो करो। ई बुक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किताबें ढेर सारी आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, उससे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करने के लिए। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपके लिए। देन ये एक टास्क हो गया आपका। अब जो सबसे बड़ा धुरंधर वाला टास्क होता है वो होता है आपका मॉक टेस्ट। एग्जाम से पहले कुछ नहीं ना तो कम से कम आपने 15 मॉक टेस्ट तो दिए होने चाहिए ऑफ ईच सब्जेक्ट। एग्जाम से पहले 15 मॉक टेस्ट, तो अगर एग्जाम के 15 दिन पहले आप एक लेकर के भी बैठोगे ना तब भी आपका हो जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट का मतलब खाना पूर्ति करना नहीं होता। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि फुल एनालिसिस का मॉक टेस्ट। अब फुल एनालिसिस का मॉक टेस्ट कैसे होता है? आपने सवाल किया, मॉक टेस्ट आपने किया, तो मान लो आपने पहले दिन पेपर दिया और 40 क्वेश्चन में से आपने 10 ही क्वेश्चन किए और उसमें से भी 6 गलत हो गए और 4 सही हुए। आपको कुछ नहीं आता था जबकि, है ना। अब ये आता है
तो ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, नौबत आएगी नहीं। और अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं आप डर रहे हो मॉक टेस्ट देने में, तो वो डर निकालना है आपको अपने अंदर से। सो अब आप ये देखो कि आपने जो 6 क्वेश्चंस किए ये गलत हुए, इसके पीछे रीज़न क्या था? आपको आते नहीं थे, आप जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर आप नर्वसनेस की वजह से गलत क्वेश्चन कर गए। ये बच्चों के साथ होता है। आपने 4 क्वेश्चंस किए, जय माता दी लेट्स टॉक करके किए, जेन्युइनली आते थे, है ना, या फिर आप थोड़ा सा कनेक्ट करके आंसर दे पाए, है ना। सो आपने एनालिसिस करना है अपना कि जो आप कर रहे हो वो पूरी प्योरिटी के साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जो गलत हो रहा है वो सच में आता ही नहीं था या फिर जल्दबाजी में गलत हो गया। जब अपना एनालिसिस आपने कर दिया ना, तो फिर आप इन गलतियों पे अगले मॉक टेस्ट में वर्क करोगे। ऐसे ही फिर जब आप सेकंड मॉक टेस्ट दोगे तो आपको कुछ और गलतियां पता चलेंगी कि आप क्या करना है। ऐसे ही जब आप ऐसे 5 मॉक टेस्ट दे दोगे ना, तब आपको पता चलेगा, अच्छा अब आपको रियलाइजेशन होगा कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियां करे थे। फिर आप पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अच्छे से दोगे मॉक टेस्ट। एंड बिलीव मी, जहाँ बच्चा 4 मॉक टेस्ट लगा लेता है ना, 5वें मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना शुरू कर देता है। और जब 5 मॉक टेस्ट आपने कर लिए ना, तो अब आपको माइल्ड भी आप क्वेश्चन कम कर रहे हो, लेकिन आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्ट हो रहे होंगे। और फिर जब वो 5 क्वेश्चन के बाद जब आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे पहुंचोगे ना, तब आप देखोगे धीरे 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 आपकी स्पीड भी बढ़ रही है। अब जब आप 10वें के बाद 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें मॉक टेस्ट पे आओगे ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ी हुई होगी, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा आपके अंदर, और आप एक्यूरेट भी कर रहे होगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट। सो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रिविजन होगा। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट। आज का समय वो है जब आपको स्मार्ट वर्क नहीं, राइट, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और जबकि बच्चे क्या करते हैं, वो दिन भर लगे रहते हैं। वो पढ़ो जो आपके लिए ज़रूरी है, वो पढ़ो जो आपके एग्जाम्स में आ रहा है, वो पढ़ो जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। सब नहीं पढ़ना आपको, और वो आपके टीचर्स आपको अच्छे से बता सकते हैं। मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आपको कभी लो फील होता हो, मैं तो लिटरली बताऊँ, आजकल तो मैं आई डोंट नो वेदर यू पीपल हियर सॉन्ग और लिसन सॉन्ग और नॉट, बट आई फील कि अगर आपको सॉन्ग सुनने हो तो आप बहुत अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो। उनकी वर्डिंग्स बहुत अच्छी होती है सबटाइटल्स के साथ। देयर आर सो मेनी इंग्लिश सॉन्ग्स ऑल्सो। आजकल तो मुझे एक हिंदी सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि ये बहुत पुराना है, बट आप सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो। आरंभ है प्रचंड करके एक सॉन्ग है, उसकी लाइंस बहुत अच्छी हैं जो आपके अंदर से पूरी तरीके से डर निकाल देगा। उसमें एक लाइन आती है, जो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, है ना। सो इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी। तो आप उन लाइंस को सुनोगे तो आपको अंदर से पॉजिटिविटी आएगी। और जब आपका दिमाग स्ट्रांग होता है ना, तो आप फिजिकली इमोशनली हर तरीके से फिट होते हो, तब आप वो प्रेशर हैंडल कर पाते हो एग्जाम का। सो मोटिवेशन इज़ ज़रूरी। आपको लगता है कि आपका कोई टीचर आपको मोटिवेट अच्छा कर लेता है तो आप उसके पास जाओ। अगर आपको लगता है आप सेल्फ मोटिवेशन अपने आप से बहुत अच्छा ले लेते हो तो अपने आप में मोटिवेशन रखो। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको अच्छा मोटिवेट करते हैं तो उनके पास जाओ, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो आपकी पूरी बॉडी लेथार्जिक रहेगी। सो एक प्रॉपर टाइम बनाइए जब आपको सोना है। लेकिन हाँ, बिलीव मी, 5 से 8 घंटा, एक जो बहुत लेथार्जिक पर्सन होता है ना, वो 8 घंटे सोता है, इससे ज़्यादा मत सो। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 घंटा इज़ इनफ फॉर स्लीप, नॉट मोर देन दैट। ये आपकी हेल्दी स्लीप होती है 5 से 6 घंटा। लेकिन जो बहुत लेथार्जिक होता है उसको चलो ठीक है, मैं नींद नहीं खुलती, 8 घंटा तो चाहिए होता है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ 8 घंटा। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप सो तो 5 से 6 घंटा रिफ्रेश, मतलब एकदम फ्रेश फील करोगे। बीच बीच में अगर आपको नाप लेना हो, पढ़ लिया, थक गए, सो गए, मौसम ऐसा हो रहा है, कर सकते हो। लेकिन ये आपकी एक प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, वो प्रॉपर स्लीप ज़रूर लेना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है, दिमाग हैंग करने लगता है, वो हैंगओवर उतरता भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, हमको लगता है हम क्या कर रहे हैं, बट दिस इज नेसेसरी। नाउ एट लास्ट आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग। सी यूट्यूब पे वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में भी आते हैं, इंप्रूव भी कर रहे हैं। अगर मैं पूछूँ उनकी पिछली प्रिपरेशन से अभी वाली प्रिपरेशन का बताओ कितना इंप्रूवमेंट हुआ, तो स्टूडेंट से मैम मैंने बहुत इंप्रूव किया, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, 10 जगह भटक नहीं सकते, तो चुपचाप जाओ Adder247 की ऐप पर। वहाँ पर आप स्टोर पे जाओगे, पहले तो अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना। आपको अंडरग्रेड में CUET सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको बैच मिल जाएगा। बैच का नाम है CUET 2023 डेल्टा 2.0। आज है 16 मार्च, 18 मार्च से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। मतलब देखो, ऑफलाइन में आपको रिकॉर्डेड कुछ नहीं मिलता है ना। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये है कि मान लो नहीं भी देख पाए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, भाई लाइफ है ना, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। देन आपको डाउट सेशंस यहाँ पे मिलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, काउंसलिंग नहीं होती प्रॉब्लम करता है बच्चा फेस, राइट। काउंसलिंग मिलेगी,
आपको टीचर के हैंड रिटन PDF नोट्स मिल रहा है, आप किताबें मत पढ़ो मोटी मोटी, वो पढ़ लो जो आपके टीचर्स को पता है कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, और अगर ये चीज़ें पढ़ लोगे, होता है यार इतना, मतलब पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स को एक्सपीरियंस हो जाता है कि कंपटीशन में किस तरह के सवाल आते हैं। तो टीचर अगर आपको बता रहा है, वो चीज़ें फोकस कर लो, उतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोलनी भी पड़ी किताब तो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो किताब खोलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना शुरू कर दो, किताबें भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं, फिर आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे। सो वो सब का आपको एक ऑल टोटल पूरा बल्क में सारा का सारा चीज़ें मिल रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। और वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, चेक करना जा करके डेल्टा 2.0 बैच, ये आपको मिल जाएगा, है ना। और आप चाहो तो इस पर एक क्या बोलते हैं, कोड भी लगा सकते हो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। मुझे पता है फाइनेंशियल इश्यूज एवरीबडी फेस, है ना। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है बेटा, तो आप YouTube भी सर्च कर सकते हो, YouTube पे भी बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ हैं। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये लगता है, क्योंकि मैं अपने टाइम की बात करूँ ना, तो मुझे चाहिए था कि मुझे कोई सिंक्रोनाइज चीज़ बता दे जहाँ पर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग आई वांट एट वन प्लेटफॉर्म। तो वो अगर आपको चाहिए तो वो अड्डा आपको प्रोवाइड करता है, राइट। हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब वर्क्स फॉर यू, देन गो फॉर दैट। अगर आपको नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं, आपको एक सिंक्रोनाइज वे चाहिए जहाँ से आप परफेक्टली पढ़ लो, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे दो, जहाँ पे आप किताबें भी ले लो, और टीचर्स के हैंड रिटन PDF नोट्स भी ले लो, कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, तो आपके लिए है। आर्ट्स का भी है, साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है, खाली इंग्लिश और GT का भी है ना। सो ये देखो, ये आपका बैच है डेल्टा 2.0। महापैक बच्चे पूछते हैं कि क्या है, तो महापैक इज़ वन ऑफ दी थिंग जिसमें आपको मैक्सिमम, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जितने भी अड्डा के कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे जब तक आपका एग्जाम चलेगा, तब तक, है ना। सो मैं हाइलाइट्स कोर्सेज की वैसे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्लानर देखो अवेलेबल है यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको साइंस में साइंस का मिल जाएगा, कॉमर्स में कॉमर्स का मिल जाएगा, बाकी इंग्लिश का और बाकी सबका प्लानर आपको दिया ही गया है, कब कौन सी क्लास कितने बजे होनी है, ठीक है। आपको बस ये बैच लेना है, तो आप कोड यूज़ करेंगे Y484 एंड यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर। तो 4999 का ये बैच ज़रूर है, लेकिन आपको ये कितने का मिल रहा है, 4149 का, ठीक है। एक मिनट रुकना, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है एंड आई फील समथिंग इज़ गुड एंड मोटिवेशनल, तो आई से माई स्टूडेंट्स टू डू दैट। सो अब बच्चे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन आई बिलीव कि अगर कोई मेरे से पढ़ा हुआ है, वो मेरी बातों पे अमल कर रहा है, अमल इन द सेंस अगर वो उस चीज़ को कर रहा है, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बिलीव मी। चलिए, सो ये बैच 4999 का जरूर है, बट आपको ये 4149 का मिल रहा है बाय यूजिंग वन कोड, एंड द कोड इज, you can see, Y484. So with this, my dear student, I have come to the end of this session. Do work like this. I believe कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।